नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के विशेष कार्यक्रम श्रवण की खरी खरी में आपका स्वागत है। यह हमारा वो कार्यक्रम है जिसमें देश के जाने माने पत्रकार संपादक श्रवण गर्ग जी अपनी तीखी टिप्पणी करते हैं मौजूदा राजनीतिक माहौल पर। और उनकी तीखी टिप्पणियों से ना तो सत्ता पक्ष बचता है ना ही विपक्ष, और दोनों ही तिलमिला के रह जाते हैं। आज फिर रूबरू होंगे श्रवण जी से और जानेंगे इस वक्त नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री है, उनके करिश्मे को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे हैं उस पर। अगर एक तरीके से देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने राजनीतिक जीवन के, बल्कि प्रधानमंत्री बनने के बाद के सबसे नाजुक दौर से गुजरते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार ऐसी बातें कर रहे हैं जिससे उनके प्रधानमंत्री जी की जो छवि है उसको नुकसान पहुंच रहा। लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि ट्रंप लगातार आक्षेप कर रहे हैं और प्रधानमंत्री उस पर कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। राहुल गांधी ने तो तीखा हमला किया था, ये कहते हुए कि आप संसद के अंदर खड़े होकर बोलिए कि ट्रंप झूठ बोल रहा, लेकिन नहीं बोला उन्होंने। उधर आरएसएस की तरफ से भी भारी दबाव है। प्रधानमंत्री जी पहली बार ऐसी व्यवस्था में दिखाई पड़ रहे हैं कि पार्टी का नया अध्यक्ष तक नहीं चुन पा रहे हैं। और तीसरा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान के बाद जो संसद में बहस हुई है उसमें जिस तरीके के तीखे सवाल विपक्ष ने किए हैं, उसका भी एक दबाव उनके ऊपर दिखाई पड़ रहा है। तो ऐसे में श्रवण जी से जानना जरूरी होगा कि ये जो सवाल खड़े हो रहे हैं, जो शंकाएं खड़ी हो रही है उनके व्यक्तित्व को लेकर, उनकी छवि को लेकर प्रधानमंत्री के तौर पर, क्या वाकई वो नाजुक क्षण में है या नहीं? श्रवण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत सर। मोदी जी इस समय चौतरफा दबाव में है, इसमें तो कोई शक नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। और मोदी जी को दबाव में होना भी चाहिए, इसमें भी कोई अचरज नहीं है। आश्चर्य इस बात पर है कि 11 साल हो गए थे और देश ही पूरे समय दबाव में रहा है और मोदी जी पूरी तरह से निश्चिंत होकर दुनिया की सैर कर लो वाले संगम के अंदाज में थे। अब पहली बार ऐसा हुआ है, जैसे आपके यहाँ कहावत है कि ऊंट अब आया है पहाड़ के नीचे, वाली स्थिति दिख रही है। मैं कह रहा हूं कि दिख रही है पहली बार। और काफी समय के बाद ऐसा लग रहा है कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्रियों की तुलना में, क्योंकि अगर आप पाएं तो मनमोहन सिंह जी का के कार्यकाल में इस तरह की दिक्कतें पहले कार्यकाल में ही आ गई थी, फिर दूसरे में तो काफी आई। मोदी जी दोनों को पार करे, बहुत लेट उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब इसमें जो दबाव है, जो हम झांकी देख रहे हैं आशुतोष जी, जो दबाव है वो हम केवल बायोलॉजिकल दबाव देख रहे हैं, मतलब जो ऊपर से दिख रहा है। नॉन बायोलॉजिकल दबाव जो है पीएम के ऊपर, वो अभी नजर नहीं आ रहा है। हम ये मान के चल सकते हैं कि कहा भी जा सकता है उनकी 56 इंच की छाती में स्टोरेज की इतनी कैपेसिटी है कि वो कई तरह के दबावों को बर्दाश्त कर सकते हैं, बहुत सारी स्पेस है। अब सवाल ये है कि क्या हम ये मानकर चल सकते हैं कि मोदी जी अपने आप को इस संकट से वैसे ही उबार लेंगे जैसा वो गुजरात में उबारते रहे हैं। सबसे बड़े संकट से उबारा था गुजरात में उन्होंने, राजधर्म के संकट से अपनी ही पार्टी में, और अब पिछले भी कई संकटों से उन्होंने अपने आप को उबार लिया है। मोदी जी की खूबी यह है आशुतोष जी कि वो संकट के दौरान दबाव में एजिटेट नहीं होते और वो अपने दबाव को जनता और विपक्ष पर ट्रांसफर कर देते हैं। आप अगर देखें तो कई तरह की घटनाएं हुई हैं जो विचलित करने वाली हैं हम जिस प्रधानमंत्री को जानते हैं उसको लेकर, कि लोकसभा में की डिबेट में, ऑपरेशन सिंदूर की डिबेट में, अपने 102 मिनट के भाषण में वो क्लिक नहीं हुआ पूरा भाषण, कि देश के किसी भी कोने में क्लिक नहीं हुआ। ये पहली बार हुआ कि जब पीएम जब बोल रहे थे, अगर आपने नोटिस किया हो तो उनकी पार्टी के सांसद मेजे तो उनके
सम्मान में या उत्साह से थपथपा रहे थे, और उनके जो चेहरे थे सांसदों के या ट्रेजरी बेंचेस के, वो काफी टेंशन में थे। उस पर एक तरह का तनाव नजर आ रहा है। एक जो वीडियो इस समय घूम रहा है, वो कितना ऑथेंटिक ही माना चाहिए कि पीएम भाषण देके शायद निकल रहे हैं या उठे हैं, और सारे मंत्री उनके सामने एक एक करके आ रहे हैं, हाथ जोड़ के खड़े हो रहे हैं, उनको शायद बधाई दे रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। पर जो एक आदमी हाथ नहीं जोड़ रहा है, उसको दिखा रहे हैं कि वो गडकरी है। हम इससे मान सकते हैं कि पार्टी में या कुछ स्थितियां इस तरह की है। चर्चा का विषय ये भी है आशुतोष जी कि राज्यसभा में जब डिबेट हुई ऑपरेशन सिंदूर पर, तो राजनाथ जी बोले, अमित शाह जी बोले, और पर मोदी जी ने राज्यसभा में बहस का, शायद मेरी जानकारी है, आपकी जानकारी अलग हो सकती है, कि उन्होंने बहस का जवाब नहीं दिया। राज्यसभा में शायद वो उपस्थिति नहीं हुए मोदी जी, ऐसा जो लगता है कवरेज से। और जब विपक्ष ने उनकी बात, विपक्ष ने जब मांग की कि प्रधानमंत्री को उपस्थित होना चाहिए, तो प्रधानमंत्री की उपस्थिति की मांग की, तो अमित शाह जी ने ये कहा कि जवाब दिया कि जिसका आशय ये होता है कि वे ही उसको हैंडल कर लेंगे, मतलब पीएम की उपस्थिति की जरूरत नहीं है, वो जवाब दे देंगे। अब इसका एक अर्थ ये भी निकाल सकते हैं कि मोदी जी की एब्सेंस में अमित शाह ही को ही मानना चाहिए कि वो ही चीजों को हैंडल कर रहे हैं। पीएम के दबाव, आपने जो, आपका जो मूल विषय है, प्रधानमंत्री के दबाव की आपने बात की, अलग अलग दबाव की, उसको हम अलग अलग 3-4 टुकड़ों में हमको देखना चाहिए, देख सकते हैं। और पहला जो इमीडिएट प्रेशर है जो हम देख रहे हैं, वो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने जिस तरह की धमकियां दी हैं टैरिफ्स को लेकर, उसको है, उसको लेकर है। दूसरा जो आपने जिक्र किया कि संसद के वर्तमान सत्र में जो विपक्ष के हमले हैं, उसको लेकर आपने जिक्र किया। इसमें आप स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को भी डाल सकते हैं। तीसरा आपने जिक्र किया कि आरएसएस का दबाव या पार्टी प्रेसिडेंट को चुन नहीं पाना। अब देखिए, इसमें जो सबसे बड़ा मुद्दा, दो मुद्दे हैं। एक तो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो सुनवाई करनी है, अब वो 12 अगस्त को करनी है, और ये जो पार्लियामेंट का सेशन है, ये 12 अगस्त तक ही है। उसके बाद छुट्टियां हैं, रक्षाबंधन की और इंडिपेंडेंस डे की, और फिर जब आएगा सत्र, पार्लियामेंट असेंबल होगी, तो शायद 2-3 दिन ही चल पाएगी, 21 अगस्त तक का टाइम है। तो इसका मतलब ये कि पार्लियामेंट का जो पूरी नाराजगी इसको आप देख रहे थे ऑपरेशन सिंदूर में, वो काफी हद तक डाइल्यूट हो जाएगी। मतलब अब जो राहुल गांधी ने अब जो नई चीज कही है कि वो 5 अगस्त को बड़ी घोषणा करने वाले हैं कि ये जो वोटर मतदाताओं की सूचियों में किस तरह की हेराफेरी का वो बड़ा भंडाफोड़ करने वाले हैं, वो उन्होंने ये बताया है। उनके जो रणदीप सुरजेवाला हैं, उन्होंने भी बताया है, और लोगों ने बताया है कि जो कांग्रेस की बड़ी बैठक हो रही है बेंगलोर में हो रही, उसमें वो बड़ा विस्फोट करेंगे, और इसको इलेक्शन कमीशन ने खारिज भी कर दिया है। तो हम ये मान के चलें कि पार्लियामेंट का जो प्रेशर है, वो काफी हद तक उसको निपटा लिया गया है, और मुक्ति मिल जाएगी। मतलब कोई बहुत ज्यादा पार्लियामेंट को हम मान नहीं सकते। अब देखिए, मुख्य प्रेशर जो है इस समय जो चर्चा में भी है, वो प्रेशर है जो आपने कहा अमेरिका का, ट्रंप का।
इसको हम तीन तरीके से देखना चाहेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा मीडिया में भी इसको लेकर चर्चा है, डिबेट्स में भी है। एक तो यह है कि इसका इंटरनली क्या इम्पैक्ट हुआ या हो रहा है, हमारे देश के अंदर क्या हो रहा है, इकोनॉमी में, बिजनेस पर, ट्रेड पर, इंडस्ट्री पर। दूसरा, इसका इंटरनेशनली इम्पैक्ट क्या हो रहा है, जो पूरी घटनाएं हो रही है, और उसमें भारत कहाँ खड़ा हुआ है। और तीसरा, पॉलिटिकली हमारे यहाँ इसके जो रिपरकशंस हैं वो क्या हुए हैं और क्या आगे चल के होंगे। सबसे ज्यादा बातचीत इस समय सरकार पर दबाव को लेकर इन्हीं चीजों की है। हमने रूस से तेल खरीदना तुरंत बंद कर दिया है, अगर आपने नोटिस किया हो। हमारी रिफाइनरीज जो हैं उन्होंने बंद कर दिया है। पर जो खबरें हैं कि जो अंबानीज हैं उनका लॉन्ग टर्म कांटेक्ट है रूस से, तो वो लोग अंबानीज तो खरीदेंगे। पर वो इसलिए खरीदेंगे या खरीदना चाहिए, या उनका कांटेक्ट है कि वो जो रिफाइनिंग करते हैं उसको पूरा एक्सपोर्ट भी करते हैं, इसलिए उनको इस बात से कोई कम फर्क पड़ेगा शायद कि कोई पेनल्टी लगती है नहीं लगती है। पर बाकी जो स्टेट ओन्ड कॉरपोरेशन या मान सकते हैं हम जिनको, उन्होंने बंद कर दिया है। इसका इसका संकेत क्या है? इसका संकेत ये है कि हमने अमेरिका की शर्तों को शर्तों को स्वीकार करने का तय कर लिया। एक तो ये है। दूसरी खबर ये है कि हमने ये जताया है इनडायरेक्टली कि हम F-35 नहीं खरीद रहे हैं। मतलब हम सैन्य सामग्री या सैन्य डिफेंस सेक्टर में परचेसेस अमेरिका से नहीं खरीद कर रहे हैं, पर बाकी चीजों में हम करने वाले हैं या कर लेंगे, या हम झुकने को तैयार हैं। इसका एक पॉइंट ये भी है कि अमेरिका से या रूस से हम अपनी जरूरत का 17-18% ही एनर्जी ऑयल खरीद रहे थे। तो वो कोई बहुत बड़ा ये नहीं है कि अगर हम उसको अमेरिका की तरफ या ट्रांसफर कर दें। अब इसमें पॉइंट केवल ये है कि अमेरिका ने जो कहा है कि वो ऑयल का रिजर्व पाकिस्तान में बना रहा है, खड़ा कर रहा है, तो इसका संकेत ये है कि वो पाकिस्तान को जो वेपनाइज कर रहा है अलग अलग तरीकों से, तो हम उस पर किस तरह से रिएक्ट करेंगे। मतलब वो ये कह रहे हैं कि आप यहाँ से खरीदें, तो हम वहां से खरीदेंगे कि मिडिल ईस्ट के या और देशों से खरीदेंगे। हम मना कर रहे हैं कि भाई आपने कहा रूस से मत खरीदो, तो हम रूस से नहीं खरीद रहे हैं, हम और कहीं से खरीद रहे हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि जो शेयर मार्केट पर ये जो पूरी क्राइसिस है उसका जो असर है वो कितना नजर आया। मेरा ऐसा मानना है कि सरकार ने उसको काफी संभाला है। इंडस्ट्री पहले से तैयार थी कि ये इम्पैक्ट होने वाला है। पीछे 2-3 दिनों में उसकी पूरी तैयारी भी की गई। उसके बावजूद अब हम लोग जिस समय बात कर रहे हैं आशुतोष जी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 585 पॉइंट की 585 पॉइंट की गिरावट हुई, जो कि काफी है। और निफ्टी में 241 पॉइंट की गिरावट हुई है। ये मतलब तमाम प्रिकॉशंस के या तमाम सहारों के बावजूद। इसका मतलब ये है कि निफ्टी 500 में 50 में भी काफी असर हुआ, करीबन 200 पॉइंट्स का असर हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये जो हुआ है पूरा का पूरा, ये हमको बड़े पैमाने पर हिट करने वाला है। इंटरनेशनल इम्पैक्ट को हमको किस तरह से देखना चाहिए, जो कि जरूरी है देखना। और वो मेरी नज़र में एक टेक्निकल एरर भी हो सकती है ट्रंप के एंड पर। वो ये कि उन्होंने एक साथ 5 देशों को नाराज किया है। इसमें 3 बड़ी डेमोक्रेसीज हैं ये जो कर रहे हैं एक साथ। उसमें पांचों ब्रिक्स के मेंबर्स हैं, जैसे फाउंडर मेंबर्स हैं। जैसे अभी जो ताजा उन्होंने टैरिफ का जो किया है उसमें
सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका। और रूस पर सैंक्शंस उनकी जारी है, रूस से तनातनी चल रही है, और चाइना से ट्रेड वार अमेरिका का चल रहा है। ये जो पूरा मामला है जिसको हम ट्रंप का मान रहे हैं भारत के प्रति, मैं इसको आइसोलेशन में नहीं देख रहा हूं कि ट्रंप की जो कार्रवाई है वो अकेले भारत के खिलाफ है। ये जो भारत की पोस्चरिंग है पूरे अमेरिकी थ्रेट के सामने, उसमें एक तरह का थोड़ा सा डिटर्मिनेशन भी नजर आ रहा है। जो उन्होंने कहा है, जो कहलवाया है या खबरें लीक की है कि हम F-35 को नहीं खरीद रहे, इसका एक मतलब ये है कि ट्रंप को ये जो तमाम बड़े देश हैं, ये अगर टूट जाते हैं तो ब्रिक्स पूरा टूट जाएगा। मैंने जैसे कहा कि पांचों देश ब्रिक्स के फाउंडर मेंबर्स हैं, और पांचों को इन्होंने हिट किया अपनी टैरिफ से। इसका मतलब है कि ब्रिक्स पर हिट करना चाहते हैं। और अमेरिका के पड़ोस के जो देश हैं, मैक्सिको, कनाडा या यूरोपियन यूनियन, वो भी इस समय खिलाफ हैं ट्रंप के। भारत के लिए कुशन मानता हूं मैं इसको, कि भारत अकेला नहीं है इस पूरी क्राइसिस में जो ट्रंप ने पैदा की, जिसको कि हम मान रहे हैं कि 25% का जो टैरिफ है और रूस से जो इक्विपमेंट, मिलिट्री इक्विपमेंट खरीदने पर प्रतिबंध लगाया है, वो अगर आपने गौर किया हो कि रूस के जो पूर्व राष्ट्रपति हैं मेदवेदेव, उन्होंने ट्रंप को ये कहा कि आप जो है वो एक ग्लोबल वॉर में इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। और उस पर ट्रंप ने रिएक्ट किया है कि वो ये समझते हैं मेदवेदेव कि वो अभी भी रूस के राष्ट्रपति हैं। अब चूंकि अपने पास समय बहुत ज्यादा नहीं है, मैं इसलिए अपनी आखिरी बात पर आता हूं। देखिए, मैं जी। एक जो सबसे बड़ी रिएक्शन जो हुई है वो राहुल गांधी के इस कथन पर हुई है, एक्सेप्टेंस पर हुई है, कि जो ट्रंप ने कहा है कि रूस और भारत दोनों की बोथ आर बोथ द इकोनॉमीज आर डेड इकोनॉमीज, जैसे उन्होंने कहा है। और फिर राहुल गांधी ने उसको एंडोर्स किया है। उनसे जब पूछा कि आप मानते हैं क्या कि ये इकोनॉमी डेड है क्या, तो उन्होंने कहा कि आपको क्या शक है कि डेड है कि नहीं है। और फिर उन्होंने इस पूरे मामले में अडानी को लिया है। अब देखिए, इसमें अगर मैं नहीं जानता कि कांग्रेस के कितने लोग इससे सहमत होंगे, जब आपकी कंट्री ये दावा कर रही है कि आप दुनिया की तीसरी आर्थिक महाशक्ति बन रहे हैं या बनने वाले हैं, चौथी बन चुके हैं लगभग। तो ऐसे में ट्रंप के इस आर्गुमेंट को एंडोर्स करना कि डेड इकोनॉमी है रूस की, और लेट बोथ द डेड इकोनॉमीज जॉइन हैंड्स टुगेदर, में कांग्रेस का कितना यूनानिमिटी है, कंसेंसस है, यूनानिमिटी या कंसेंसस है, और विपक्ष कितना इसको एंडोर्स करता है, ये पूरा का पूरा मामला है। आपने एक पॉइंट और कहा कि संघ का दबाव। मेरा ऐसा मानना है आशुतोष जी कि अभी हाल फिलहाल, फॉर द टाइम भी, संघ का दबाव अभी सबड्यूड है। मतलब उसको बहुत ज्यादा संघ एस्केलेट नहीं करेगा, क्योंकि ये उनको लगता है कि इट विल अफेक्ट द पार्टी और द गवर्नमेंट। तो वो शायद इस समय हो सकता है कि ये पार्टी प्रेसिडेंट का मामला अभी उतना प्रेसिपिटेट नहीं हो। हम ये कर सकते हैं कि बिगेस्ट थ्रेट जो है वो इस समय, जो मैंने शुरू में भी कहा, वो पाकिस्तान को ट्रंप की सहायता, वेपनाइजेशन, और पाकिस्तान के साथ भारत को इक्वेट करके चलने की जो है, जो उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बाद या दौरान अ, उन्होंने की थी। मैं ये मानता हूं कि अ, जो टैरिफ्स का मामला है उससे निकल जाएंगे मोदी जी,
को सुलझा रही है सरकार, इससे पार्लियामेंट का में जो प्रेशर है उससे मुक्ति मिल जाएगी। पर ये जो नई एक्सिस बन रही है और जो ट्रम्प का दबाव है पाकिस्तान को लेकर, वो थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण है। और ऑपरेशन सिंदूर के जो फॉलआउट्स हैं वो अभी बने हुए हैं। मतलब जो पहलगाम को लेकर जो सवाल खड़े किए गए हैं विपक्ष के द्वारा, आपने देखा कि किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। अगर हमारे दर्शकों में से किसी ने, आपने सुना हो, डीएमके के जो एक सांसद है शिवा, तिरुचि शिवा, उनका जो राज्यसभा में भाषण था वो अपने दर्शकों को सबको सुनना चाहिए। अद्भुत भाषण है। उसमें उनके दो मुद्दे हैं कि अगर 22 अप्रैल के बाद से ये आतंकवादी वहीं थे तो ये हथियारों को लेकर कैसे घूम रहे थे, उनके पास हथियार कैसे थे। और दूसरा मुद्दा उन्होंने बताया कि उनकी जेब से चॉकलेट्स मिली, पाकिस्तान की बनी हुई थी। तो बोले क्या 3 महीने से वो चॉकलेट्स उनकी जेब में पड़ी हुई थी। फिर उन्होंने अपनी जेब से चीन का एक और वोटर आईडी मिला, तो बोले आप वोटर आईडी तो भारत के लोगों का भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। बहुत ही साहसपूर्ण मुद्दे उन्होंने तिरुचि शिवा ने उठाए। विपक्ष ने जो हमला किया इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर में, सबसे बड़ा दबाव मोदी जी के ऊपर वो है। ट्रंप की टैरिफ्स का नहीं है, पार्टी का नहीं है, संघ का नहीं है। विपक्ष जिस रूप में प्रकट हुआ पूरी पार्लियामेंट में, राहुल गांधी जो प्रकट हुए, प्रियंका जो, वो सबसे बड़ा दबाव है। उससे मोदी जी मुक्त नहीं हो पाएंगे। जो साइकोलॉजिकल प्रेशर प्रधानमंत्री पर एग्जर्ट हुआ है वो उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है। और ये चुनौती प्रधानमंत्री के सामने पहली बार प्रकट हुई है और ये लंबे समय तक रहने वाली है, मुझे ऐसा लगता है। हम आज की चर्चा को इसी नोट पर समाप्त करते हैं। जी, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू।